हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिंथेसिस चैप्टर का रिव्यू पार्ट। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम कोई भी टॉपिक जिस भी टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं तो उसके अंत में एक रिव्यू पार्ट अवश्य बनता है, जिसका मोटिव होता है कि पूरे ही टॉपिक का एक बार पुनर्अध्ययन आपका अवश्य हो जाए। तो रिव्यू का यही मूल मतलब है। तो आइए हम देखते हैं कि सिंथेसिस का रिव्यू पार्ट क्या है। तो देखिए, अब जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं सिंथेसिस रिव्यू, तो इसमें सिंथेसिस में जो रिव्यू पार्ट है जिसका मतलब हुआ पुनर्अध्ययन, इसको आप कह सकते हैं पुनर्अध्ययन। तो सिंथेसिस को अगर हम देखें तो ये सबसे पहले मुख्य रूप से ये 3 भागों में बटा हुआ है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आपको पिछले वीडियोज में सब डिटेल्स बताया जा चुका है। तो यहाँ पर सिंथेसिस का तीन जो है भाग हैं। पहला आपका है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस के 8 भाग हैं, जिसमें आपका है जैसे नंबर 1 आपका पार्टिसिपल है, दूसरा है इन्फिनेटिव, तीसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, चौथा है आपका यूज ऑफ प्रीपोजिशन, पांचवा है नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, छठवां है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, सातवां है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, आठवां है यूज ऑफ कंजंक्शन एंड। तो ये सिंपल सेंटेंस बनाने के मूलतः 8 नियम हैं। दूसरी बात यह है कि कंपाउंड सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो इसके 4 नियम हैं, और इसमें 4 नियम कौन कौन से हैं, जैसे कम्युलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन एंड इलेटिव कंजंक्शन। तो ये 4 तरह की जो कंजंक्शन है कंपाउंड सेंटेंस में, इसका हमने डिटेल्स आपको बता दिया है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप देख रहे हैं, पहला ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो ये 3 तरह से बनेगा। या तो यह नाउन क्लास से बनेगा, अथवा एडजेक्टिव क्लास से बनेगा, और या तो एडवर्ब क्लास से बनेगा। दूसरी बात यह है कि नाउन क्लास का निर्माण कैसे होगा। यह आईपी के द्वारा, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के द्वारा हम नाउन क्लास बनाते हैं। और जबकि आरपी तथा आरए, इसका मतलब हुआ कि रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा दूसरा जो पॉइंट है एडजेक्टिव क्लाज, इसका निर्माण होता है। और तीसरा जो आपका है एडवर्ब क्लाज, इसमें हमने एक सूत्र बताया था जो संख्या में 9 है। एक तरह से एडवर्ब क्लाज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 9 प्रकार के हैं। यहाँ जो कंपाउंड सेंटेंस आप बनाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन संख्या में 4 हैं, और यहाँ ये संख्या में 9 है। तो इन सभी जो 9 कंजंक्शन हैं जिनके द्वारा एडवर्ब क्लाज बनाए जाते हैं, ऐसे कंजंक्शन को हमने एक सूत्र के द्वारा इसे लिख दिया था, जिसमें ये था कि टाइम इंडिकेटिंग कंजंक्शन, फिर आपका टाइम इंडिकेटिव कंजंक्शन, फिर माइनर इंडिकेटिव कंजंक्शन, इस तरह से है। तो इसको शार्ट में आप एक फार्मूला के द्वारा पढ़ सकते हैं, टीएम प्लस 2पी प्लस 2आर प्लस 3सी। अर्थात टी फॉर टाइम हो गया, माइनर हो गया, 2पी माने प्लेस एंड पर्पज हो गया, 2आर का मतलब रीजन एंड रिजल्ट हो गया, फिर 3सी माने कंपेरिजन, कंट्रास्ट एंड कंडीशन। इस तरह से आपका इन 9 कंजंक्शन इसमें आते हैं। तो ये था आपका डिटेल्स सिंथेसिस के तीनों डिपार्टमेंट का, जो मैंने एक चार्ट के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया है। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स का। तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण सेलेक्ट किया है। केवल एक एग्जाम्पल के द्वारा हम तीनों तरह के सेंटेंस बनाएंगे, जैसे सिंपल अथवा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, ये तीनों तरह के सेंटेंस बनाएंगे, और ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा नियम इसमें फॉलो हो रहा है। तो आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 जो दिया है, द सन सेट, यानी सूर्य छिप गया या सूर्य अस्त हो गया। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और जो तारे हैं आकाश में छा गए। तो अब इसमें अगर हमको सिंपल बनाना हो तो सिंपल में देखिए क्या लिखा गया। इस वाक्य को अगर देखा जाए तो इसमें पहले वाक्य में ये जो आपका द सन आ रहा है, यह सब्जेक्ट कुछ और है, और यहाँ द स्टार्स। दोनों ही वाक्यों को अगर आप देखिए तो दोनों ही वाक्यों में सब्जेक्ट जो है अंतर है, यानी डिफरेंस है, डिफरेंट है। दोनों के सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है, यानी कि इसमें द सन है, यहाँ द स्टार्स। तो अगर हमको सिंपल बनाना हो तो सिंपल के कौन से नियम इसमें लागू होंगे। तो सिंपल का इसमें वास्तव में तीसरा नियम लागू होगा, जो थर्ड लॉ है,
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसमें बताया गया है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब किया जाता है, उसका एक कंडीशन है कि जबकि दिए गए विभिन्न वाक्यों के सब्जेक्ट असमान हो। तो जब यहाँ विभिन्न वाक्य दिए गए हैं, 10 सम, पहले सब्जेक्ट में 10 सम लिखा पहले वाक्य में, और इस वाक्य में 10 सम जो है आपका एक सब्जेक्ट है, और यहाँ दूसरे में द स्टार्स है, तो यहाँ 10 सम है, यहाँ द स्टार्स, दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं अंतर में है, डिफरेंट है। तो ऐसे स्थिति में आप पहले वाले सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना देंगे, यानी इसको आप ऐसे ही उतार देंगे। फिर इसको प्रेजेंट पार्ट क्या नाम है, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए, यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए, और इसको आप जो है लिख करके कामा लगा देंगे, और फिर जो शेष दूसरा वाक्य बचा रहेगा ऐसे उतार देंगे। तो इस तरीके से द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, ये आपका सिंपल सेंटेंस बना। और सिंपल सेंटेंस के किस नियम को फॉलो किया, तीसरे नंबर के नियम को फॉलो किया, ये तीसरे नंबर से बनाया गया। अब जहां तक कंपाउंड सेंटेंस का सवाल है, अगर यही सवाल हो और इसी से आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे। अब इसमें लिखा गया है, ये आपका ए आंसर हो गया। अब बी आंसर देखिए, द सन सेट सो द स्टार्स केम अप इन द स्काई, कहने का मतलब सूर्यास्त हो गया इसलिए तारे आकाश में छा गए। तो इसलिए जो कंजंक्शन आ रहा है ये कहाँ मिलेगा, अगर आप इसको देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस में, तो कंपाउंड सेंटेंस के जो चौथे नंबर का जो कंजंक्शन है, जिसको आप इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जिसमें सो, देयर, फोर, दस आदि का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ लगाया गया कि सूर्यास्त हो गया इसीलिए आकाश में तारे छा गए, तो यहाँ सो का प्रयोग करते हुए इसको कंपाउंड सेंटेंस बना दिया गया। इसी प्रकार जब आप तीसरा पॉइंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए सूर्यास्त हो गया और तारे आकाश में छाए, तो कहने का मतलब यह है कि तारों के छाने से पहले तारों को आकाश में छाने से पहले सूर्यास्त हो गया था। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि द सन हैड सेट बिफोर द स्टार्स केम अप इन द स्काई, यानी कि तारों को आकाश में आने से पहले ही सूर्यास्त हो गया था। तो इसको हमने किस टेंस में लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट टेंस में लिखा गया, जिसमें डबल सेंटेंसेज होते हैं और जिसमें एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसके बाद दूसरा शुरू होता है। तो जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो वहां पर हैड लगते हैं प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, और बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करते हुए दूसरे वाक्य को वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट के इंडेफिनिट में हल कर दिया जाता है। अब अगर आप चाहें तो इसको बिफोर के बजाय आफ्टर से भी जोड़ सकते हैं। तो आफ्टर से कैसे जोड़ सकते हैं, अब सबसे पहले यह भी ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सा कंजंक्शन लग रहा है बिफोर। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये नाउन क्लॉज नहीं बना रहा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बना रहा है, ये एडवर्ब क्लॉज बना रहा है। और एडवर्ब क्लॉज में भी देखिए कई कंजंक्शन है। तो पहला कंजंक्शन आपका टाइम इंडिकेटिंग कंजंक्शन है। टाइम में आपका तमाम तरह के कंजंक्शन आते हैं, जैसे वन है, व्हेन एवर है, एज सून एज है, व्हेन, और इसके बाद टिल है और अनटिल है, फिर आपका आफ्टर, बिफोर है। तो ये टाइम, ठीक है, टाइम, यहाँ जो टाइम इंडिकेटिंग कंजंक्शन है इस टाइम से लिया गया है ये बिफोर। और अगर आप चाहें तो इसको आफ्टर से भी लिख सकते हैं, द स्टार्स केम अप इन द स्काई आफ्टर द सन हैड सेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस टाइम में जो आपका आएगा क्या नाम है, इस टाइम के अंतर्गत आने वाला कंजंक्शन आपका व्हेन है, उससे भी जोड़ सकते हैं, व्हेन द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, या एज सून एज द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें सिंपल सेंटेंस जो बनाया गया ये तीसरे नियम को फॉलो कर रहा है। कंपाउंड सेंटेंस जो बनाया गया इस चौथे नियम में जो चौथा पॉइंट है, इस चौथे में भी जो चौथा पॉइंट है उस नियम का प्रयोग किया गया। और जबकि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बना रहे हैं तो इसमें से आपका तीसरा जो पॉइंट है, इसमें पहला जो पॉइंट आता है टाइम इंडिकेटिव कंजंक्शन, उसका प्रयोग करते हुए इसे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। तो इस तरीके से आपका यह सिंथेसिस का रिव्यू पार्ट अब यहीं पर समाप्त होता है। और इसके साथ ही साथ सिंथेसिस का भी जो वीडियो है अब यहीं पर समाप्त होता है। और सिंथेसिस के पूरे आप इन्स एंड आउट्स जिसे कह सकते हैं, पूर्ण विवरण कर सकते हैं, ये अब यहीं पर समाप्त होता है। तो इस तरीके से अब इसके साथ ही साथ मुझे यही आशा है, उम्मीद है कि आपको ये चार्ट जो सिंथेसिस से संबंधित है ये आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही कह सकते हैं कि हेल्पफुल होगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको ये निश्चित रूप से बहुत ही कारगर होगा सिंथेसिस को समझने के लिए। तो अब अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें,
जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।